दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले हमारा देश रोजगार नहीं दे पाएगा, अगर आप सहमत नहीं है तो 6-7 महीने तक करें इंतजार। और दोस्तों इसी के साथ जानेंगे कि पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, शुक्रवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू, और साथ ही जानेंगे कि क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। पर उससे पहले जानेंगे कि भारत में सबसे पहले मिल सकती है महामारी की ये वैक्सीन, और साथ ही जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची है सीबीआई टीम। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि गोरखपुर से मुंबई के लिए चलाई जाएंगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दिल्ली में अब होटल और क्लब में परोसी जा सकेगी शराब, सरकार ने दी है अनुमति। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर वापस नहीं मिले पैसे तो बैंक देगा 100 रुपए रोज का हर्जाना। और अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि टूट सकती है जनगणना की 130 साल पुरानी परंपरा। अब इसी के साथ बड़ी खबर में जानेंगे कि कहां से सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। और इन्हीं खबरों के साथ जानेंगे मौसम के ताजा हाल को भी। ऐसी 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 28,73,173 हो गई है। इसी में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,88,442 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 21,29,764 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 54,438 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 6,28,642 मामले हो गए। वहीं तमिलनाडु में 3,61,435 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 3,25,396 और कर्नाटक में 2,49,590 मामले, और उत्तर प्रदेश में 1,72,334, जबकि दिल्ली में 1,57,354 मामले, पश्चिम बंगाल में 1,25,922 और बिहार में 1,15,210 मामले हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले हमारा देश रोजगार नहीं दे पाएगा, अगर आप सहमत नहीं है तो 6 से 7 महीने तक करें इंतजार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारत युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने देश को चेतावनी दी कि महामारी के कारण भारी नुकसान होगा, और आज मैं कह रहा हूं कि हमारा देश रोजगार नहीं दे पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो 6 से 7 महीने का इंतजार करें। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक ने बुधवार को संकेत दिया है कि वह भारत के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को और घटा सकता है। उसने ये भी कहा कि महामारी संकट से बाहर आने के लिए स्वास्थ्य, श्रम, भूमि, कौशल और वित्त जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। विश्व बैंक ने मई में अनुमान जताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% की गिरावट आने की आशंका है, और अगले वित्त वर्ष में धीरे धीरे ये पटरी पर आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद अब आपकी स्थिति कैसी है, क्या आपका रोजगार बना है या लॉकडाउन में रोजगार छिन गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, शुक्रवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में तेजी से बढ़ रहे महामारी के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके खिलाफ संघर्ष अब तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को वीकेंड लॉकडाउन को सख्त करने का फैसला सुनाया है और कहा है कि शुक्रवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शुक्रवार से राज्य के सभी 167 शहरों में और कस्बों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर अन्य सभी समारोहों पर 31 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों में इस महीने अंत तक 50% की क्षमता पर काम करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के 5 सबसे ज्यादा महामारी प्रभावित जिलों में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में केवल 50% गैर जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। इन 5 शहरों में सरकारी और निजी संस्थान में 50% कर्मचारी क्षमता के साथ काम होगा। दोस्तों क्या आप भी पंजाब के इन शहरों में रहते हैं? अगर रहते हैं तो वहां पर लॉकडाउन की स्थिति क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले मिल सकता है महामारी की ये वैक्सीन, जानिए टीके से जुड़े ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का काम तेज हो रहा है, इसमें भारत भी शामिल है। यहाँ पर महामारी की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही है, जिसमें की ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी शामिल है। भारत में इसे कोविशील्ड का नाम दिया गया है। पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन के उत्पादन
उत्पादन में एस्ट्राजेनेका की पार्टनर है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। देश के 17 शहरों में इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, जिसमें कि वॉलंटियर के तौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र वाले करीबन 1600 लोगों को शामिल किया गया है। भारत में वैक्सीन की रेस में सबसे आगे इसी टीके को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन भारतीय लोगों को मिल सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में आदर पूनेवाला ने कहा था कि उनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रति मिनट वैक्सीन की 500 खुराक तैयार करेगी। शुरुआत में हर महीने 40 से 50 लाख वैक्सीन की डोज तैयार करने पर ध्यान रहेगा। बाद में कंपनी इसे बढ़ाकर सालाना 35 से 40 करोड़ डोज तक ले जाएगी। आदर पूनेवाला के मुताबिक इस वैक्सीन की कीमत बेहद ही कम होगी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड के अलावा भारत में जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उसका नाम कोवैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक कंपनी ICMR के सहयोग से विकसित कर रही है। इसके पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है और दूसरे चरण के ट्रायल की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत सितंबर से हो सकती है और इसके लिए वॉलंटियर्स की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला भी महामारी की वैक्सीन बना रही है। इसे जाइकोव डी का नाम दिया गया है। फिलहाल इसके दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। कंपनी के चेयरमैन पंकज R पटेल के मुताबिक पहले चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई 7 दिनों तक डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी निगरानी की गई, लेकिन उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला। कई विशेषज्ञों ने इस वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। दोस्तों, इन खबरों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में भी महामारी की वैक्सीन जल्द मिल सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची है CBI की टीम। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर जांच करने के लिए CBI की टीम मुंबई पहुंच गई है। आपको बता दें कि टीम की अगुवाई CBI की पुलिस अधीक्षक नुपुर प्रसाद कर रही हैं। CBI की टीम द्वारा मुंबई पुलिस से सारे दस्तावेजों का संग्रह किया जाएगा। वे जांच अधिकारी से भी मिलेंगे जिन्होंने सुशांत मामले को संभाला था। जरूरत पड़ी तो टीम मुंबई पुलिस के DCP से भी बात करेगी, जिनके साथ सुशांत के परिवार ने इस साल फरवरी में अभिनेता की जान को खतरा बताने का हवाला देते हुए एक WhatsApp चैट भी साझा किया था। आपको बता दें कि एजेंसी के अधिकारी बांद्रा में स्थित सुशांत के घर भी जा सकते हैं, जहां 14 जून को वह मृत पाए गए थे और साथ ही टीम द्वारा उन 5 लोगों को भी बुलाए जाने की संभावना है जो मौत के बाद वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि अधिक जानकारी जुटाने के लिए टीम सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी मिल सकती है। CBI ने 7 अगस्त को बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी की जांच के लिए सिफारिश किए जाने के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर 34 वर्षीय अभिनेता की मौत की जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि गोरखपुर से मुंबई के लिए चलाई जाएगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से मुंबई के बीच 2 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की भीड़ और कामगारों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे प्रशासन प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही उसे रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा। आदेश मिलते ही ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि गोरखपुर से मुंबई के लिए रोजाना 3 स्पेशल ट्रेनें चल रही है। इनमें अवध एक्सप्रेस 3 दिन मुजफ्फरपुर से चलती है। ये तीनों ट्रेनें बस्ती लखनऊ रूट से चलती है। ऐसे में अब रेलवे देवरिया वाराणसी और आनंद नगर बढ़नी गोंडा रूट पर भी एक एक करके ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भी एक एक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर से प्रतिदिन कुल 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब देश की ज्यादा आबादी पर होगा बीमा कंपनियों का फोकस। बीमारी आधारित पॉलिसी लॉन्च करने की एडा की अपील। दोस्तों, आपको बता दें कि IRDA ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से कहा है कि वे केवल स्वस्थ व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आबादी के एक बड़े वर्ग को कवर करने के लिए रोग विशिष्ट नीतियां लेकर आए। ऐसा न हो कि कोई बीमारी ऐसी हो जिसकी पॉलिसी न हो। IRDA ने बात को महामारी से गंभीर स्थिति को देखते हुए कही है। इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी तक बीमा कंपनियां पहुंचने के लिए इस तरह की पॉलिसी ला सकती है। आपको बता दें कि फिक्की द्वारा आयोजित वर्चुअल हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की जरूरत पर जोर दे रही है जहां पर बीमा पॉलिसी वाले व्यक्ति को डायग्नोसिस सेंटर और फार्मेसी में भी लाभ मिले। इस कॉन्फ्रेंस का सीधा मकसद यही था कि देश में हेल्थ या बीमारियों से संबंधित बीमा पॉलिसी पर्याप्त हो। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में अब होटल और क्लब में परोसी जा सकेगी शराब। सरकार ने दी है अनुमति। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 5 महीने बाद सरकार ने होटलों और क्लब में शराब बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग को होटलों और क्लब में शराब बेचने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई राज्यों में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए होटल और क्लब में शराब बिक्री की अनुमति दे दी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में तय किए गए निर्देशों के तहत सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि हालांकि गृह मंत्रालय ने अभी
बार खोलने की अनुमति नहीं दी है। आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट, क्लब और होटल के कमरों में शराब परोसने की इजाजत दी गई है। ऐसे में सरकार की राजस्व संबंधी चिंताओं के मद्देनजर दिल्ली के होटलों, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में शराब बिक्री के लिए आबकारी विभाग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जारी करेगा। इसके बाद ही लाइसेंसधारी विक्रेताओं को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब आपके खाने पर होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा तय करने पर लेगी फैसला। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों का खाने के उत्पादों में कम उपयोग करने के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में महामारी के अलावा तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि फूड रेगुलेटर ने खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों में संशोधन के माध्यम से फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस वसा को लिमिट करने के लिए सितंबर 2019 में एक ड्राफ्ट का प्रस्ताव जारी किया है। लाइव मिनट की खबर के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल ने बताया कि हमने प्रस्तावित ट्रांस फैट लिमिट रेगुलेशन को तेज करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि महामारी के चलते ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट, यहां तक कि साधारण भोजनालयों में भी कारोबार को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए ट्रांस वसा की लेबलिंग पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले फूड कंपनी ने खुद ही माना था कि वे ट्रांस वसा को सीमित करेगी, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर वापस नहीं मिले पैसे तो बैंक देगा 100 रुपए रोज का हर्जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार बैंक कस्टमर किसी एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो उसके खाते से पैसे कट तो जाते हैं लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाता है और बैंक से संपर्क करता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार पैसा नहीं मिल पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि आरबीआई के एक खास नियम के जरिए आपका पैसा अब तुरंत वापस मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है। अगर शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ता है। आरबीआई की ओर से ये नियम सितंबर 2019 में लागू कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक से प्लेंटी पाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको ट्रांजैक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा। अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको अनेक्सर 5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस नियम का फायदा उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डगमगा रही है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और मुफ्त राशन योजना, कम ही मजदूरों को मिला है लाभ। दोस्तों, आपको बता दें कि मुफ्त राशन और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये वो 2 कदम थे जो केंद्र सरकार ने महामारी लॉकडाउन में भूख और अभावों से लाचार प्रवासियों के लिए उठाए थे। लेकिन क्या जिनके लिए ये योजनाएं लाई गई थी उनको इसका पूरा लाभ मिला? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट्स ऑफ सेल के माध्यम से राज्यों के बीच सिर्फ 2000 लेन देन हुए। इसका मतलब ये है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से मुश्किल से 13,000 प्रवासियों को लाभ पहुंचा। इसके जरिए बांटा गया कुल खाद्यान्न 31,500 किलोग्राम था। ये जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस हफ्ते शुरू में श्रम पर संसदीय समिति को दी है। आपको बता दें कि अगर सरकार के दावों से तुलना की जाए तो 24 राज्यों और 90% राशन की दुकानों को योजना से जोड़ा जा चुका है और 31,500 किलोग्राम अनाज का आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरा ही नजर आता है। भारत में कुल 5.35 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो देश में 23 करोड़ राशन कार्ड वालों की जरूरतों को पूरा करती हैं। पिछले 3 महीनों में पलायन की दूसरी लहर देखी जा रही है क्योंकि प्रवासी श्रमिक धीरे धीरे अपने काम करने वाली जगहों पर लौट रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मकसद असल में ऐसे लोगों की ही दिक्कतें दूर करना है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास राशन कार्ड है और आपको राशन मिल रहा है? अगर मिलता है या नहीं मिलता है तो भी अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फ्री में ट्रेन टिकट बुकिंग, जाने एसबीआई और आईआरसीटीसी के कार्ड के फायदे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और आईआरसीटीसी ने एक साथ मिलकर एक नई सुविधा की शुरुआत की है। एसबीआई और आईआरसीटीसी ने संयुक्त रूप से एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस कार्ड से आप फ्री में ट्रेन टिकट भी बुक करा सकते हैं। आपको बता दें कि रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए इस कार्ड का नाम आईआरसीटीसी एसबीआई प्लेटिनम कार्ड है। आपको बता दें कि इस कार्ड के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। रेलवे के मुताबिक ये कार्ड यात्रियों के लिए पैसे की बचत का
का एक शानदार माध्यम होगा। दोस्तों आपको बता दें कि IRCTC के मुताबिक इस कार्ड से शॉपिंग करने पर बम्पर छूट मिलेगी। इस कार्ड को लेने के बाद एक्टिव करते ही 350 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसका इस्तेमाल IRCTC की वेबसाइट पर फ्री में टिकट बुक कराने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्राहकों को AC1, AC2, AC3 और ACCC कैटेगरी में टिकट बुक करने पर 10% का वैल्यू बैंक मिलेगा। ये वैल्यू बैंक रिवॉर्ड्स पॉइंट्स में मिलेंगे। इसके अलावा टिकट बुकिंग पर किराए में 1% की छूट भी मिलेगी। आपको बता दें कि IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड पर मिलने वाले एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर होगी। इस कार्ड का इस्तेमाल आप शॉपिंग, होटल में खाने के बिल और ट्रेवल के दौरान पेमेंट करने के लिए कर सकेंगे। नॉन फ्यूल परचेजिंग यानी कि पेट्रोल को छोड़कर आप जो भी सामान इस कार्ड से खरीदेंगे उसमें ₹125 की पेमेंट पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। यानी आपके ₹125 की खरीदारी पर ₹1 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। आपको बता दें कि टिकट बुकिंग या शॉपिंग से कमाए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स को IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते समय कैश करा सकते हैं। अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट आपकी टिकट चार्ज के बराबर है तो आप फ्री में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टूट सकती है जनगणना की 130 साल की परंपरा। पहला चरण हो चुका है स्थगित। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण 130 साल में पहली बार जनगणना की परंपरा टूटने का खतरा खड़ा हो गया है। 2 भागों में होने वाली जनगणना का पहला भाग घरों और मवेशियों की गिनती का काम 30 सितंबर तक पूरा होना था, लेकिन अभी इसकी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही। यदि महामारी का कहर अगले साल जनवरी तक नहीं थमा तो फरवरी में होने वाले व्यक्तियों की गिनती का काम भी रुक सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से है जहां 1881 से लगातार हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में भी इसे रोका नहीं गया था। आजादी के पहले फरवरी और मार्च के बीच कभी भी जनगणना होती रही थी, लेकिन आजादी के बाद 1951 से इसे 9 फरवरी से 28 मार्च के बीच तय कर दिया गया था। उसके बाद 1 और 3 मार्च को दोबारा इस दौरान जन्मे नए बच्चों की गिनती की जाती रही है ताकि उस साल 1 मार्च को देश की असली जनसंख्या का पता चल सके। लेकिन महामारी के कारण इस बार इसको टालने का खतरा बढ़ गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सौर ऊर्जा से चलेंगे ट्यूबवेल, जगमगाएंगे गांव। कपूरथला प्रोजेक्ट से किसानों को मुफ्त मिलेगी बिजली। दोस्तों आपको बता दें कि बिजली गुल होने की वजह से अब किसानों की फसल सूखने की नौबत नहीं आएगी। वे बिना बिजली के भी ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप चला सकेंगे। इसके साथ ही गांव के घर भी सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। ऐसा संभव होगा जिले के गांव नत्थू चाहल में बन रहे पंजाब के पहले सौर ऊर्जा बिजली घर से। इस बिजली घर से करीबन 178 सबमर्सिबल पंप सेटों की मोटरों की कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। पंजाब सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने जा रही है। प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि राम मंदिर की आयु होगी कम से कम 1000 वर्ष। मंदिर निर्माण में नहीं होगा लोहे का प्रयोग। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 36 से 40 महीने में बनकर तैयार हो सकता है। मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। ये कहना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का। मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। उन्होंने बताया कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी IIT के इंजीनियरों की तकनीकी सहायता भी निर्माण कार्य में ली जा रही है। मंदिर स्थल से मिले अवशेषों के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हिंदुस्तान का खजाना बता चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को विहिप मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंदिर निर्माण में पत्थरों का उपयोग होगा और पत्थरों की आयु के हिसाब से मंदिर की 1000 वर्ष आयु का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। राम मंदिर का एरिया करीबन 3 एकड़ का होगा। मंदिर निर्माण में 10,000 तांबे की पत्तियां और रॉड भी चाहिए। इसके लिए दानियों को आगे आने की जरूरत है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पंजाब और गोवा के बाद अब उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया है ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के बारे में स्पष्ट नहीं थे, इसलिए 1.5 महीने पहले हमने वहां एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि 62% उत्तरदाताओं ने कहा कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का फैसला करना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब लालू की लालटेन पर जेडीयू के तीर चलाएंगे समधी चंद्रिका राय। आरजेडी छोड़ते ही दामाद तेज प्रताप पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के छपरा के परसा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रिका राय ने पार्टी सुप्रीमो और अपने समधी लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है। अब वे लालू की लालटेन पर जेडीयू के तीर चलाएंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने दामाद और लालू के बेटे तेज प्रताप यादव पर निशाना साधने के साथ किया। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश के लिए हो जाइए तैयार, यहाँ तबाही मचा सकता है मानसून।
दोस्तों आपको बता दें कि 4 दिन तक देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून इस साल देश के कई राज्यों में मेहरबान है। हालांकि ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली एनसीआर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में बारिश की होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।